तो बिगिन करते हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग अभी 11th में जनरली पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, अब ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है क्या नहीं होता है उसको प्रॉपर्ली समझने के लिए हम लोग को पहले कुछ कुछ डिफेक्ट है मीन मीडियन और मोड के अंदर में। ठीक है, या ऐसा समझो कि डिफेक्ट नहीं भी बोले तो ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है मीन मीडियन मोड का, जिसकी वजह से ये डिस्पर्शन हम लोग को पढ़ना होता है। अब वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक, मैं उन सब चीजों पे भी थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके कमेंट करने का ट्राई करूंगा। पहले इस चीज को समझने का आप ट्राई करो। ये चीज अगर आप लोग क्लियरली समझ में आ जाता है तो फिर हम लोग आगे उसके मेजरमेंट पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक सिचुएशन हम लोग अभी देखेंगे। ये मेरे ख्याल में स्क्रीन आ रहा होगा आप लोग का। ठीक है, देखो, तो आई एम अज्यूमिंग कि स्क्रीन आ रहा है आप लोग के स्क्रीन पे। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पार्ट है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को ध्यान से हम लोग अभी पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर मैं इस चैप्टर में फर्दर बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। कंसीडर द, ये नाउ को छोड़ दो, द रन्स स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैचेस एज द फॉलोज। ठीक है, बैट्समैन ए का जो रन स्कोर्ड है वो आप देखो क्या क्या है। 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117, 71। ये उसके पिछले 10 मैचेस का स्कोर है कि हर मैच में इंडिविजुअली उसने कितना स्कोर किया। ठीक है, बी का देखो आप 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57, 52। ठीक है, फिर क्लियरली द मीन एंड द मीडियन ऑफ द डेटा, मतलब जो भी ये डेटा है इसका मीन, मीन तो आप लोगों को याद ही होगा कि सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीडियन का तरीका था क्लास 9 में बताया जाता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, और अरेंज करने के बाद में अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन विल बी योर मीडियन, और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो n बाई टू एथ एन बाई टू एथ प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन का एवरेज, दैट इज मीडियन। ठीक है, तो मीन मीडियन जब इस दोनों डेटा का निकाला गया तो बैट्समैन ए का मीन आया 53, बैट्समैन बी का भी मीन आया 53, बैट्समैन ए का मीडियन आया 53, बैट्समैन बी का भी मीडियन आया 53। नाउ माय क्वेश्चन इज कि सपोज करो देयर इज अ टीम। ठीक है, सोचना इस चीज को थोड़ा ध्यान से कि से देयर इज अ टीम, जिस टीम के अंदर में ऑलरेडी आप ऐसा समझो कि 10 मेंबर एडेड हैं पहले से। अब हमको सिर्फ एक आदमी चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन देता हूँ कि बैट्समैन ए है, बैट्समैन बी। बताओ मेरे को कि कौन से बैट्समैन को आप लोग इस टीम में रखना पसंद करोगे, एंड द चॉइस शुड बी रैशनल। वो ऐसा नहीं कि सर बैट्समैन ए मेरा दोस्त है तो इसीलिए ए को टीम में रखेंगे, वो ऐसा नहीं। सोच के बताओ, ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए इस डेटा को देख के, क्या फील आ रहा है आपको? बी। ए, बी। ठीक है, ए बोल रहा है, कोई लोग बी बोल रहा है, बाकी लोग भी अपना सुझाव दो, ए लेना चाहिए कि बी लेना चाहिए? बी। बी। बी क्यों बोल रहे हो, मतलब क्या रीजन है बी के बोलने के पीछे? सर कंसिस्टेंट है वो। कंसिस्टेंट है वो, क्या देख के पता चल रहा है आपको कि कंसिस्टेंट है वो? सारा मैच में मतलब अच्छा अच्छा स्कोर किया है। एवरेज तो यार लेकिन दोनों का सेम ही है, 53 इसका भी एवरेज बनता है, 53 उसका भी एवरेज बनता है। सर लेकिन ए का सर्टेन नहीं होता ना कि किसी मैच में मारेगा किसी में नहीं मारेगा, लेकिन बी तो सब मैच में मार रहा है। बी सब मैच में मार रहा है। बाकी लोग अपना सुझाव दो, क्या बोलते हो, ए के साथ जाना चाहिए कि बी के साथ जाना चाहिए? एक्चुअली जब तक ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, ये वाला सिचुएशन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ हम लोग को ए के साथ जाना चाहिए या बी के साथ जाना चाहिए, इस डिसीजन मेकिंग में हम लोग को क्या देखना चाहिए, जब तक वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा आप लोग को तब तक आगे का चीज थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन एक बार वो क्लियर हो गया देन यू विल बी वेरी क्लियर कि इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं हम और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो एवरीबॉडी ट्राई टू पार्टिसिपेट। बोलो, ए लेना चाहिए कि बी लेना चाहिए? ये मैं ही बता दूं कि क्या लेना चाहिए? स्टूडेंट्स, एनी आइडिया?
ठीक है, चलो तो फिर मैं बताता हूँ, अच्छे से सुनना और समझने का ट्राई करना। मीन जो होता है वो कभी कभार काफी मतलब ऐसा समझो कि मिसलीडिंग वैल्यू होता है। मिसलीडिंग मतलब वो आपको सही चीज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मैं पहले उसका एक एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ। सपोज करूं राम, श्याम, घनश्याम 3 दोस्त हैं। राम के पास में है सपोज करो 10 रुपीज, श्याम के पास में है सपोज करो 100 रुपीज, और घनश्याम के पास में है सपोज करो एनीथिंग से 1000 रुपीज। मैं अगर पूछूं कि इनके पास में एवरेज कितना पैसा है, तो योर आंसर विल बी कि सर 10 प्लस 100 प्लस 1000 divided by 3, which will be 1110 1110 divided by 3, अप्रोक्सीमेटली से 380 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसको इग्नोर कर रहे हैं। 380 के आसपास कुछ आएगा। ये कोई कैलकुलेट करके बताते हो तो बताओ कितना आ रहा है? 370। 370 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? 370? हाँ अच्छा बढ़िया, तो 370 आ रही है एग्जैक्ट। क्लियर है? लेकिन एक बात सोचो कि क्या ये 370 इनका सही रिप्रेजेंटेशन है? मतलब 370 बोल रहा है कि इनका एवरेज इनके पास में 370 रुपया होगा, लेकिन क्या ये राम का सही रिप्रेजेंटेशन है? हाँ, राम के पास 370 के आसपास पैसा है? ये नहीं है। नहीं नहीं। श्याम का सही रिप्रेजेंटेशन है 370? नहीं नहीं। और घनश्याम का सही रिप्रेजेंटेशन है 370? नहीं नहीं। ऐसा क्यों है वो उस पे मैं बोलूंगा अभी एक बार उसको रहने देते हैं। लेकिन ये चीज आप लोग फील कर सकते हो मेरे हिसाब से इस वाले डेटा के साथ कि यार एवरेज निकाला तो, और काइंड ऑफ एवरेज ये बताता है कि सबके पास में कितना कितना पैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये एवरेज सही बात तो नहीं बता रहा। राम के पास सिर्फ 10 रुपया है, एवरेज बोलता है कि 370 रुपया होगा, विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम एक्चुअल मनी दैट राम हैज। फिर श्याम हैज 100 रुपीज, विच इज ऑल्सो क्वाइट फार अवे फ्रॉम 370, एंड घनश्याम हैज 1000 rupees, which is also very far away from 370. Okay, so this 370 which is claiming to be the central value, क्योंकि क्लास 10 में जो तीनों चीज आप लोग पढ़े हो, मीन, मीडियन, मोड, उनको बोला जाता है कॉमन में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि डेटा का सेंट्रल वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा वो बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये काइंड ऑफ हम देख सकते हैं कि हम लोगों को मिसलीड कर रहा है, मतलब सही आंसर नहीं दे रहा है ये। ठीक है, वहीं पर ऐसा सोचो ये राम हैज 30 rupees, Shyam has 35 rupees, and Ghanshyam also has say 32 rupees. ठीक है, इस टाइम पे इनका एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज होगा 30 प्लस 35 प्लस 32 अपॉन 3। तो 30 30 30 90 97 रुपीज, 97 अपॉन 3 काटोगे तो कटेगा तो नहीं शायद ये वाला पूरा। तो ऐसा सोच लो कि 3 2 और 0.33 32.33। अभी ये जो इनका मीन है ये आप फील करो कि आपको लगेगा कि यार सही रिप्रेजेंटेशन है, कि मतलब एक्चुअल में भी एक के पास में 30 रुपए, एक के पास 35 रुपए, एक के पास 32 रुपए। तो इस वाले केस में यू कैन सी ये जो मीन है वो सही चीज बता रहा है मेरे को, जो डेटा में भी जो मेरे को लग रहा है कि हाँ उतना उतना के आसपास ही पैसा वैसा है उनके पास। लेकिन ये वाला जो इनका मीन आया है, ये वाला मीन मेरे को मिसलीडिंग वैल्यू दे रहा है, गलत वैल्यू दे रहा है। मतलब ये जो पिक्चर पोर्ट्रेट कर रहा है इनके पास में एवरेज रुपया का, वो पिक्चर करेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो पिक्चर पोर्ट्रे हो रहा है वो पिक्चर करेक्ट है। बोलो, करेक्ट पिक्चर और इनकरेक्ट पिक्चर का बात समझ में आया कि ये हम लोग को मिसलीड कर रहा है और ये हम लोग को सही रास्ता दिखा रहा है। कि ये वाला बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक जो भी मैंने बोला? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, ठीक है, तो मैं एक बार अपने बात को और कहता हूँ कि मतलब फर्स्ट वाले केस में वी कैन सी कि ये हम लोग को करेक्ट पिक्चर दे रहा है। इस वाले केस में दिस केस इज करेक्ट,
सही पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है मीन, और इस वाले केस में मीन जो है वो गलत पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सही पिक्चर कहाँ पोर्ट्रे होता है और गलत पिक्चर कहाँ पोर्ट्रे होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो वैल्यूज है वो सारा वैल्यूज एक दूसरे के काफी आसपास है, 30, 35, 32। इनके बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग वैपिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू बहुत छोटा है और एक वैल्यू बहुत बड़ा है, वैसा नहीं, सब काफी आसपास का वैल्यूज है। तो इस केस में मीन जो भी आंसर देगा वो रिलायबल आंसर होगा। तो मतलब इस आंसर को हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये करेक्ट पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है, जो भी चीज ये दे रहा है उसका। लेकिन जब कभी भी आप देखोगे कि जिन ऑब्जर्वेशन से आप डील कर रहे हो उनमें अगर बहुत वेरिएशन है, कि एक वैल्यू बहुत छोटा है, दूसरा वैल्यू बहुत बड़ा है, उस टाइप पे हालत है, तो वो अगर उसका आप मीन देखोगे और उसके मीन से जो भी पिक्चर पोर्ट्रे होगा वो पिक्चर करेक्ट पिक्चर नहीं होगा। तो काइंड ऑफ बात ये है कि आपके डेटा के अंदर में कितना वेरिएशन है, ठीक है, डेटा आपका कितना स्केटर्ड है, कितना एक दूसरे से दूर दूर है उनका वैल्यूज, उस पर डिपेंड करता है कि मीन हमको करेक्ट पिक्चर बताएगा कि करेक्ट पिक्चर नहीं बताएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर आप देखो कि वैसे कहने को तो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी दोनों का मीन तो सेम है। तो अगर मैं मीन के बेसिस पे डिसाइड करूं कि ए को लेना चाहिए कि बी को लेना चाहिए, तब तो यार दोनों ही ठीक है, टॉस कर लो, जिसका भाग्य में जो है, हेड आया तो ए को ले लेना, टेल आया तो बी को ले लेना, अगर मैं मीन के बेसिस पे देखूं तो। लेकिन अगर मैं इनके एक्चुअल डेटा को देखूं, तो एक्चुअल डेटा को देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक फोटो ये दे रखा, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, ये ए का मतलब क्या है कि एक नंबर लाइन बना के ए का स्कोर्स को प्लॉट किया हुआ है कि ए का एक स्कोर यहाँ है, एक स्कोर यहाँ है, यहाँ 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 यहाँ, ये सारा स्कोर है ए का। तो ए का स्कोर आप देखो कि जो इसका एवरेज आया है, एवरेज एक्चुअली यहाँ पर है इसका कहीं पर, है ना, यहाँ कहीं पर एवरेज 53। और आप देखो कि जो इसका स्कोर किया हुआ है वो उस एवरेज के आसपास बहुत बुरे तरीके से स्प्रेड किया हुआ है। कुछ लोग बहुत पास भी हैं, कुछ लोग बहुत दूर भी, पॉजिटिव में भी दूर है, नेगेटिव में भी दूर है, सब टाइप का है। और डेटा अपन देख सकते हैं काफी स्केटर किया हुआ है। तो जिस किसी भी सिनेरियो में ये डेटा मीन के आजू बाजू में बहुत ज्यादा स्केटर्ड होगा, वहां पर मीन रिलायबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी बी का डेटा अगर आप देखो तो बी का जो भी है वो सारा का सारा जो डेटा है, एक्चुअल में इनका मीन भी क्या है, बी का भी मीन तो था 53 था, 53 वाज द मीन ऑफ बी आल्सो। ओके, लेकिन वी कैन सी कि जो अदर स्कोर्स हैं वो भी 53 के आसपास ही कंसेंट्रेटेड है। तो अगर अदर स्कोर भी 53 के आसपास ही कंसेंट्रेटेड है तो यहाँ पर मीन जो है वो रिलायबल है। और बाकी ए का जो बैटिंग पैटर्न है, ए के बैटिंग पैटर्न में ए बिल्कुल भी रिलायबल बैट्समैन नहीं है। नो डाउट उसका मीन 53 आया होगा, लेकिन ये मीन हमको क्या कर रहा है, हमको मिसलीड कर रहा है, ये हमको करेक्ट पिक्चर पोर्ट्रे करके नहीं दे रहा है। लेकिन सिंस बी के बैटिंग का डेटा ऐसा है जो 53 से बहुत ज्यादा दूर दूर तक स्केटर किया हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए 53 यहाँ पर करेक्ट पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है। एंड ज्यादा बेटर चॉइस ऑब्वियसली बैट्समैन नंबर बी होगा, ना कि ए। दोनों का मीन जो है वो सेम है। क्या आप लोग को मीन का ड्रॉबैक समझ में आया कि सिंपली मीन पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं? बोला हाँ या ना? हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मीन पे रिलाई नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे। तो क्लास 11 में अभी हम लोग को जो पढ़ना है उस टॉपिक का अगर मैं नाम लिखूं तो उसका मेनली नाम है मेजर, MEASURE, ढंग से लिख देता हूं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये पढ़ना है हम लोग को, डिस्पर्शन, ये चीज पढ़ना है हम लोग को क्लास 11 में। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में 3-4 चीज आएगा, मतलब यहाँ पे सबका नाम वाम भी दिया हुआ है शायद, मोस्ट प्रोबेबली। ये देखो, ये पढ़ना है हम लोग को, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, ये पढ़ना है हम लोग को। और ये क्या क्या तरीके से हम निकाल सकते हैं ये दिया हुआ है। रेंज के हेल्प से निकाल सकते हैं, फिर क्वार्टाइल डेविएशन के हेल्प से निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सारी चीजों की मदद से रेंज कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, एंड व्हाट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसको मैं थोड़ा फील कराने का ट्राई करता हूं आपको। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट मेजरमेंट
कि जो आपका एक्चुअल डेटा है वो आपके सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट, उसके एकदम आसपास लाई करता है एक्चुअल डेटा के अंदर में, या आपका एक्चुअल डेटा सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास बहुत ज्यादा स्केटर्ड है, बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैला हुआ है। उसी चीज के मेजरमेंट को हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का वैल्यू जितना कम, आपका जो मीन का इंटरप्रिटेशन है वो उतना एक्यूरेट, उतना अच्छा। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन का वैल्यू जितना ज्यादा, इसका मतलब मीन का इंटरप्रिटेशन या मीन का रिप्रेजेंटेशन उतना ही फालतू, उतना ही कम रिलायबल। बोलो समझ आया यहां तक मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार। स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक सब कुछ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके ऑल राइट, ठीक है। तो इसके अंदर में भी क्या है देखो, क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग को नहीं पढ़ना खास, हम लोग को फिलहाल पढ़ना है रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आज के दिन का टारगेट केवल और केवल ये 3 चैप्टर है हम लोग के लिए, ठीक है? मतलब 3 चैप्टर बोलता हूँ, सॉरी, ये 3 टॉपिक है हम लोग के लिए। ये 3 टॉपिक देखेंगे और इस 3 टॉपिक के बाद में क्लास आज का एंड करेंगे, ठीक है? अभी जैसे रेंज है, तो रेंज का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास में डेटा है, सपोज करो कि ये बैट्समैन ए का डेटा है। बैट्समैन ए के डेटा में कैन यू गेस कि सबसे हाईएस्ट स्कोर उसने कितना किया है? ये रहा पूरा का पूरा स्कोर दिया हुआ उसका, बताओ उसका हाईएस्ट स्कोर कितना? सर और लोएस्ट कितना है? 0। 0। तो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ द डेटा। बैट्समैन बी का बताओ मेरे को हाईएस्ट कितना है? 60। और लोवेस्ट? 46। 46। कितना आएगा डिफरेंस? 14। ठीक है। अब ये रेंज क्या मेजर करता है? रेंज भी मेजर करता है कि कितना डेटा स्केटर्ड है। तो देखो, जिसका रेंज ज्यादा, ठीक है ना, उसका मीन उतना कमती रिलायबल। मीन पे भरोसा नहीं कर सकते हो कि मीन जो है वो करेक्ट पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा होगा, क्योंकि गैप बहुत है। तो मीन पक्का क्या है कि उल्टा पुल्टा पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है। लेकिन जिसका ये गैप कमती होता है, ये रेंज कम होता है, उसका मीन जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है। क्या आप लोग को ये सब सारा बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करें एक बार, हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ओके। इसके बाद में बेटा अब हम लोग को नेक्स्ट जो पढ़ना है, आप देखिए, मैंने बोला कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे हम लोग, और उसके अंदर मेनली रेंज था। रेंज मैंने बता दिया, रेंज का मतलब कुछ नहीं है, हर सिचुएशन में वही रहेगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बस यहाँ पे नाम दिया हुआ है, एक्सरसाइज में सवाल नहीं है इसका। नेक्स्ट है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हम लोग आज पहले पढ़ेंगे मीन डेविएशन और अगले क्लास में देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन डेविएशन के अंदर में भी या रेंज का भी देखो, खोल ही लिया तो एक एग्जांपल देख लो। जैसे इन लोगों में बताया हुआ है कि इन केस ऑफ बैट्समैन ए द रेंज वाज इक्वल टू 117 माइनस 0, ठीक है। बैट्समैन बी रेंज इज 60 माइनस 46, ठीक है। और ये देखो इसका इंटरप्रिटेशन इन्होंने क्या दिया है, क्लियरली द रेंज ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी, देयरफॉर द स्कोर्स आर स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड इन केस ऑफ ए व्हाइल फॉर बी दोज आर क्लोज टू ईच अदर। मतलब रेंज जितना कम होगा, स्केटरिंग या डिस्पर्शन उतना कम होगा, और रेंज जितना ज्यादा होगा, स्केटरिंग या डिस्पर्शन उतना ज्यादा होगा। और रेंज ऑफ एनी सीरीज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो कोई खास बात नहीं है, एक्सरसाइज में इस पर ज्यादा सवाल वगैरह भी नहीं है, बस ये लाइन याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मीन डेविएशन। इसको ध्यान से सुनेंगे हम लोग। मीन डेविएशन ये कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब बात करेंगे अभी, ठीक है। मीन डेविएशन का मोटा मोटा 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला मीन डेविएशन का, ये पहले तो ये देखो कि मीन डेविएशन का टाइप कितना होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीन डेविएशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीन डेविएशन
नंबर 1 मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ डेटा, and number 2 mean deviation about median of data. ठीक है, तो पहले let us talk about mean deviation about mean. ठीक है, तो इसका दो फॉर्मूला है, ए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, या ऐसा छोड़, डायरेक्टली फॉर्मूला में दिखा देता हूं। फॉर्मूला ये है समेशन मॉडुलस xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन fi, या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है पहला फॉर्मूला इस चीज का। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो समेशन fi इंटू मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन fi, ये फॉर्मूला है इसका। ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन के बारे में। ठीक है, फिर 2 नंबर पे पॉसिबल है कि हम देख सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। दो नंबर पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, इसमें भी दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है समेशन मॉडुलस ऑफ xi माइनस me डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड दूसरा फॉर्मूला है इसका समेशन fi इंटू xi माइनस me डिवाइडेड बाय समेशन fi, समेशन fi। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब सुनना ध्यान से, इस वाले फॉर्मूले के अंदर में ये जो दो डंडे, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं सर, हम तो स्क्रीन ऊपर करने। अच्छा, तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला दिख रहा होगा आप लोग को। ये दोनों फॉर्मूला एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा टाइप है। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब ज्यादा क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होना है। बट ये वाला डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस टाइप का है। जैसा डेटा उसके हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। और यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले में ये जो एक्स बार लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट मीन ऑफ द गिवन डेटा। यहाँ पर भी जो एक्स बार है उसका मतलब है मीन ऑफ द गिवन डेटा। बाकी सारा सिंबल काफी कॉमन है, आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ पर ME का मतलब है मीडियन ऑफ द डेटा। ME का मतलब है मीडियन, ठीक है, और यहाँ पर भी ME का मतलब है मीडियन। ठीक है, अब मोटा मोटा मैं एक सिंपल सा थॉट बताता हूँ कि किसी भी डेटा का ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन। ठीक है, मीन आप निकालिए। मीन आपको पता ही है कि क्लास 10 के हिसाब से कैसे निकालते हैं हम लोग। मीन आप निकाल लीजिए। मीन निकालने के बाद में आपको ये वाला वैल्यू निकालना पड़ता है। ये वाला वैल्यू कैसे निकालना पड़ता है, अगेन जब क्वेश्चन आएगा तब मैं अच्छे से दिखा दूंगा। और ये वैल्यू निकालने के बाद उसका समेशन कीजिए, यानी कि सारा पॉसिबल वैल्यूज का सम टोटल कीजिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको मिल जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। और अगर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो ये वाले फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मीडियन के अबाउट आपको ये मीन डेविएशन निकालना है तो सबसे पहला ड्यूटी है आपका कि कैलकुलेट द मीडियन।
ठीक है ना। जैसे भी आप पहले क्लास 10 में कैलकुलेट करते थे वैसे आपको पहले कैलकुलेट करना है मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने के बाद में इंडिविजुअल डेविएशन निकालना है, ये वाला मॉडुलस वैल्यू उसका, और फिर उसका सम टोटल करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी होगा, मैं भी करके दिखाऊंगा जब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये मोटा मोटा फॉर्मूला मैंने दिखाया है, अब इन दोनों फॉर्मूला को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको एक्सरसाइज के ऊपर में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 नंबर में पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। ठीक है, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 में आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, वो भी किसके अबाउट, मीन के अबाउट। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि देखो ये दो फॉर्मूला अवेलेबल है। ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमारे पास में किसी भी प्रकार का फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगा गिवन क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर में फ्रीक्वेंसी कोई भी टाइप से आपको नहीं दिया हुआ है तो उस केस में ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उस केस में फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले आप लोग मेरे को ये बताओ कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी का फीलिंग आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी का फीलिंग नहीं आ रहा, बताओ एक बार। नहीं आ रहा, तो इसमें फर्स्ट नहीं फॉर्मूला आ लगना रहा। चाहिए, सेकंड लगना चाहिए? फर्स्ट फॉर्मूला। अब बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर देखो, मैं धीरे धीरे इसको परफॉर्म करूंगा। ठीक है, सोल्यूशन सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहिए, मीन। ठीक है, तो इस डेटा का मीन निकालने का तरीका याद है आप लोगों को? क्या करते थे हम लोग कि हम लोग सारे वैल्यूज को ऐड कर देते थे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते थे। तो गिवन डेटा का जो मीन होगा एक्स बार, वो मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44 होल थिंग डिवाइडेड बाय, एक बार कोई काउंट करो तो कितना ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10। स्टूडेंट्स मीन निकालने वाला बात याद आ रहा है, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ऊपर में सम टोटल करोगे तो मेरे ख्याल में 500 आना चाहिए ऐड कर करके, और नीचे आ जाएगा 10। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि हम लोग को मिला वैल्यू कितना, यहाँ से 50। किसका वैल्यू है ये, मीन का वैल्यू। बोलो मीन का वैल्यू 50 आया, ये वाला बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ मेरे को। हाँ सर। ओके, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि ये जो समान ना, ये वाला लिखा हुआ कि मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझने का ट्राई करो। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा, जैसे मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है, 38। ठीक है, तो मैं रिक्वायर्ड डेविएशंस, डेविएशन मतलब ऑब्जर्वेशन का मीन से क्या डेविएशन है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 38 माइनस 50, ये मेरा पहला डेविएशन। दूसरा डेविएशन मॉडुलस ऑफ 70 माइनस 50। तीसरा डेविएशन मॉडुलस ऑफ 48 माइनस 50। चौथा डेविएशन मॉडुलस ऑफ 40 माइनस 50। नेक्स्ट डेविएशन मॉडुलस ऑफ 42 माइनस 50। नेक्स्ट डेविएशन मॉडुलस ऑफ 55 माइनस 50। नेक्स्ट डेविएशन मॉडुलस ऑफ 63 माइनस 50। नेक्स्ट डेविएशन मॉडुलस ऑफ 46 माइनस 50। नेक्स्ट डेविएशन मॉडुलस ऑफ 54 माइनस 50 एंड नेक्स्ट डेविएशन मॉडुलस ऑफ 44 माइनस 5050। बोलो ये डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आया आप लोग को? बोलो हाँ या ना? स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला? हाँ सर। ओके, अब इनका यार वैल्यू बताओ एक एक करके। पहले वाले का वैल्यू कितना है? 12। 12। बताते जाओ तो सबका जल्दी जल्दी। नेक्स्ट वाले का 20। नेक्स्ट वाले का 2, 10, 10, 8, 8, 5, 5, 13, 13, 4, 4, 4 और 6। 6। ठीक है,
ये आ गया हम लोग का अलग अलग डेविएशन, ठीक है। अब नाउ मीन डेविएशन ऑफ, या ऑफ नहीं, अबाउट मीन इज इक्वल टू होता है, यही सारा का सारा वैल्यू का मीन चाहिए मेरे को, ठीक है। तो इन सारे को काइंड ऑफ करेंगे ऐड, 12 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 होल थिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10, ठीक है। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 84 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 8.4। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो। हाँ बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको याद होगा कि समेशन सिंबल का मतलब क्या होता था। इस सिंबल का मतलब यही होता था कि इसका अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज का सम, और नीचे होता था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो, और ये जो समान है ना, मतलब देखना कि इस समेशन सिंबल को छोड़ के बाकी मॉड डॉट का जो चीज है, इसको आप कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन ऑफ डेटा। क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो कि ऑब्जर्वेशन में से आप मीन माइनस कर रहे हो, तो दिस विल ओवरऑल रिप्रेजेंट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन और उसका मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। क्या आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हो कि इसको हम क्या बोलेंगे उस तरीके से, ये वाले को बोलो। Deviation of observation from median of data. फ्रॉम मीडियन ऑफ डेटा, और हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे हेडिंग का नाम क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है ना। मीन डेविएशन मतलब डेविएशन का मीन चाहिए हमको, तो पहले डेविएशन निकालो फिर मीन निकालो, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी कि किसका मीन, डेविएशन का मीन, किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। इसीलिए पहले मीडियन कैलकुलेट करो, फिर ऑब्जर्वेशन का मीडियन से डेविएशन कैलकुलेट करो, और फिर उस चीज का फाइनली मीन कैलकुलेट करो। तो मीन कैलकुलेट करने का तरीका एकदम सिंपल है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या ये फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर हुआ, बताओ एक बार हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर है फॉर्मूला का लॉजिक? हाँ सर। ओके, और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो अब का क्वेश्चन क्या है, अब बोलता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इस बार अबाउट चेंज हो गया, अबाउट मीन नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा, मीडियन, ठीक है। और फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 3 एंड 4, तो हम इसमें दोनों नहीं करेंगे, हम 3 वाले को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब 3 वाले में देखो, मीडियन ढूंढने, मतलब ये चीज ढूंढने के लिए, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा इस डेटा का मीडियन। अब क्लास 9 से आपको याद होना चाहिए कि मीडियन ढूंढने का तरीका क्या था। इस टाइप का डेटा जहां पर सपोज करिए कोई भी प्रकार का हमारे पास में फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल नहीं है, उस टाइप के डेटा का मीडियन ढूंढने का तरीका था कि आप गिवन डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो क्या आप लोग में से कोई बता सकता है मेरे को कि इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा इस डेटा में? 10। 10, और कंसेक्यूटिवली बताते जाओ कि क्या होगा। 10 के बाद में क्या आना चाहिए, 11 दो बार है, 10 ले लिया, 11 दो बार ले लिया, आगे बताओ और क्या बचा हुआ। 12 एक बार की दो बार, 13 दो बार, 14 एक बार, 16 दो बार, 17 शायद दो बार, और 18 एक बार। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 ऑब्जर्वेशन करेक्ट है मतलब। अब ये हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में मीडियन का आपको लॉजिक याद होगा कि ऐसा कुछ लॉजिक था
मीडियन इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन है 12 विच इज अ काइंड ऑफ इवन नंबर, तो 12 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब इसके जस्ट बाद वाला, ये इसको ऐसे भी पढ़ते थे हम लोग कई बार कि 12/2 प्लस 1 उसके बाद वाला ऑब्जर्वेशन, होल थिंग डिवाइडेड बाई 2। तो 12/2 का मतलब हो गया 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखो कि शुरू से 6 नंबर पे कौन लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे है 13 और 7 पे कौन है 14, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सॉल्व करने पे दिस विल गिव अस कितना, 13 प्लस 14 27/2 यानी कि 13.5। बताओ आया समझ, मीडियन निकालना नहीं आया समझ, याद है ये वाला तरीका? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो फिर आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, तो इसके बाद में बेटा अब हमको क्या चाहिए, याद करो फॉर्मूला के हिसाब से ये तो निकाल लिया मैंने कि मीडियन क्या होगा। अब मेरे को चाहिए कि मेरे डेटा के अंदर में जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सारे ऑब्जर्वेशन का मीडियन से डेविएशन कितना है, उनका डिफरेंस कितना है। अब मेरे को ये निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ, मतलब इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, इसकी मदद से थोड़ा काम कर लेंगे। ये हो गया मेरा ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, देखना ध्यान से, ये हो गया मेरा ऑब्जर्वेशंस। और अब मैं यहां लिख लेता हूं डेविएशन। तो डेविएशन थोड़ा आप सोचना और सोच सोच के बताना मेरे को कि 10 का डेविएशन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 10 का डेविएशन कितना आएगा 13.5 से। अब सीधा डिफरेंस और उसका मॉडुलस लेके बताओ मेरे को। 3.5 -3.5 होगा सर। हाँ, मॉडुलस ले लेंगे तो 3.5 हो जाएगा। 11 का बताओ। 2.5 2.5 स्टूडेंट्स बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। 2.5 11 का वापस है 2.5 12 का 1.5 13 का 0.5 0.1 इसका भी 0.5 इसका कितना बोलो 14 का कितना 0.5 0.5 1.5 नहीं बेटा। ओह सॉरी 16 का 2.5 16 का दोबारा 2.5 17 का 3.5 दो बार क्योंकि 2 17 है 3.5 और 18 का अल्टीमेटली 4.5। अब आपको लगता है कि जो चीज मेरे को चाहिए, ये जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए, वो इसका सारा पॉसिबल वैल्यूज का क्या होना चाहिए, समेशन लगाया हुआ है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कैन यू ऑल गेस कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सर इसको Required. हाँ, मैं रिक्वायर्ड वैल्यू बोल के छोड़ देता हूँ, हालांकि मेरे को लिखना क्या चाहिए था यहाँ पर, ये लिख ही देता हूँ। चलो, रिक्वायर्ड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज, मीडियन हम लोग का यहाँ पर आया था, ये था मीडियन ME इक्वल टू 13.5 अबाउट मीडियन इज, देखना ध्यान से मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ एक बार, 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 तीन बार प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5 होल थिंग डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन था, तो बाई 12। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ, बोलो।
क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। दिस इज इक्वल टू 28/12, बढ़िया। दिस इज इक्वल टू 2.33, ये है हम लोग का फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल आइडिया है कि सिंपल सा डेटा है, इस डेटा का पहले मेरे को क्या निकालना है, मीडियन, क्योंकि मीडियन से डेविएशन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने वाला पार्ट आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग क्लास 10 वाला रिकॉल करके रखोगे। तो मीडियन मैंने पहले निकाल लिया, फिर सारे ऑब्जर्वेशन का हम लोगों ने, मतलब ये तो आप यहाँ से कर लो या फिर आप यहाँ से कर लो, बात तो एक ही है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने इसी की हेल्प से करा, इसकी के हेल्प से मैंने क्या करा कि सारे ऑब्जर्वेशन का मैंने मीडियन से डेविएशन निकाला एक एक करके, और ये डेविएशन को यहाँ लिखा मैंने एक एक करके, और फिर इन्हीं सारे डेविएशन का मेरे को चाहिए था मीन। इसका मीन निकालना तो बहुत सिंपल है कि सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वो करके जो आया दैट इज माय आंसर। एक बार सब लोग कंफर्म कर दो कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को, तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। फिर रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर clear है। ओके बढ़िया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो वापस से हमारा सवाल है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। इस बार वापस से मीन के अबाउट पूछा है, ठीक है, फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 5 एंड 6। लेकिन इस बार आप देखोगे कि डेटा का टाइप चेंज हो गया, इस बार फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है डेटा के साथ, ठीक है। इस बार थोड़ा सा डेटा टाइप चेंज हो गया, तो चीज चेंज नहीं होगा, खाली मीन कैलकुलेट करने का तरीका चेंज होगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। मैं इस चीज को अगर एक दो कॉलम बना के लिखूं तो आई थिंक ये काफी अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पर लेट मी राइट एक्स आई, यहाँ पर लेट मी राइट एफ आई। और आप लोगों को याद होगा कि ऐसे सिनेरियो में मीन निकालने का तरीका होता था, मतलब दिस वाज द फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ये क्लास 10 में पढ़ाया गया चीज है, एक बार कंफर्म कर दो याद है नहीं याद है? हाँ सर। ओके, तो अभी जस्ट मैं फटाफट वैल्यू बिठाता हूँ, 5 10 15 20 25। ओके, अब एफ आई दिया हुआ मेरे को 7 4 6 3 5। तो यहाँ पर टू फाइंड द मीन, ठीक है ना, इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आई विल बी नीडिंग एफ आई एक्स आई। सो लेट मी पुट वन एफ आई एक्स आई हियर, ओके, एंड लेट अस डू इट लाइक दिस कि इस वाली लाइन का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 35, इस वाली लाइन का इट विल बी 40, इस वाली लाइन का इट विल बी कितना 90 क्या, इस वाली लाइन का 60, और लास्ट वाली लाइन का 125। देखो तो आया समझ नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? बताओ जरा हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ मैं एक लाइन खींचता हूँ, इस लाइन के लिए लेट मी राइट इट हियर, ठीक है, कि समेशन एफ आई एक्स आई। अच्छा, समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होगा, इस लाइन का सम टोटल, इस लाइन में जितना एंट्री है सबका सम टोटल। तो यहाँ पर सम टोटल मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए आप लोग का 350, और समेशन एफ आई, तो एफ आई वाले कॉलम का सम टोटल, ये चीज आ जाना चाहिए मेरे ख्याल में 25, 2525। तो यहाँ पर इन दोनों को देख के नाउ वी कैन क्लियरली से कि भैया एक्स बार का मतलब होता था समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। वैल्यू पुट कर दोगे तो 350 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। सॉल्व कर कुरा के ये आ जाएगा 40। अब इसके बाद में जब भी टेबल बना ही लेते हो तो इस टाइप के सिचुएशन में एडवाइजर ही रहता है कि अब अपने को देखो याद करो वापस से, जैसे एफ आई अगर आ भी गया है तो क्या होगा, फॉर्मूला तो यही वाला यूज करना है, ठीक है ना। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए सिंस इस बार एफ आई अवेलेबल है तो मेरे को चाहिए होगा ये वाला समान, एफ आई इंटू डेविएशन, ठीक है ना, एफ आई इंटू डेविएशन। तो अब अपन क्या करें कि सिंस टेबल बना के रखा हुआ ही है उसके अंदर में दो कॉलम और ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अभी पहला हाफ में तो यही काम होता है कि मीन कैलकुलेट करो, मीन कैलकुलेट हो जाने के बाद में आप दो कॉलम और बना लीजिए। एक कॉलम में तो आप डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिए सारे ऑब्जर्वेशन का मीन से, क्योंकि अब आपको मीन पता चल गया। और नेक्स्ट कॉलम में आप डेविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी कर लीजिए, ठीक है।
और यहीं से फिर सम टोटल करके हम वैल्यू निकाल के और आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डेविएशन कैलकुलेट करूं यहाँ पर, आवाज नहीं आ रहा खुशी, आपको क्या बोल रहे हो? बोला हम मैं इसको रिपीट कर देना, ध्यान से सुन लो। हाँ, अब हमारे डेटा में फ्रीक्वेंसी आ गया है, जो नया डेटा हम डील कर रहे हैं उसमें, तो फ्रीक्वेंसी आ गया, तो ये वाला तो सिचुएशन नहीं है वो वाला, ठीक है ना। अब ये यूज नहीं होगा, यूज कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको वैल्यू चाहिए होगा क्या चीज का, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन का। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि डेविएशन निकालने के लिए हमको मीन चाहिए था, तो मीन तो कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम हमारे टेबल के अंदर 2 कॉलम और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों कॉलम में एक कॉलम आप डेविएशन का बना लो और एक कॉलम आप फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन का बना लो, और लास्ट में जो मीन डेविएशन हमको चाहिए वो तो होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब समेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ दिस। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का समेशन तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस कॉलम का सारा एंट्री भर लो, उसका समेशन निकाल लो, और उसका जो भी आंसर आएगा दैट डिवाइडेड बाय दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? हाँ सर। ओके, अब थोड़ा जल्दी जल्दी मेरे को डेविएशन बताना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे मेरा मीन का वैल्यू है 14 और पहला जो ऑब्जर्वेशन है xi का वो है 5, तो 5 और 14 में डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 9 का। मतलब वैसे तो -9 आएगा, लेकिन मॉडुलस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बताओ? 10 - 14 4, बोलते चलो फटाफट। 9 4 फिर 1 फिर 6 फिर 1 सेकंड, 1 मैंने थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख दिया, 1 सेकंड। 4 फिर इस लाइन का होगा 1 फिर 6 और लास्ट वाला इस लाइन का 11। क्या सब लोग सहमत हैं इस डेविएशन से? बताओ हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन चाहिए, यानी कि दिस इंटू दिस फिर दिस इंटू दिस। मैं कनेक्शन भी दिखा देता हूँ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में लास्ट। ठीक है, ये करना है अब हम लोग को। तो अब देखो क्या होगा, 7 इंटू 9 इट शुड बी 63। नेक्स्ट है 4 इंटू 4 16। नेक्स्ट है 1 इंटू 6 6। नेक्स्ट है 6 इंटू 3 18 और लास्ट है 55। रिस्पॉन्ड करो, ये एंट्री समझ में आया नहीं समझ में आया? सर बताओ। इसमें डायरेक्ट 25 इंटू सम ऑफ डेविएशन नहीं करता, 25 इंटू 25 सम इंटू ऑफ 31 करके देखो आता है कि नहीं आता, सोचो। मेरे हिसाब से तो डेविएशन। नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। सर 775 है क्या? नहीं, टोटल डेविएशन जो है बेटा वो 158 है। ठीक है, मतलब जो आपका तरीका है वो गलत है बेटा, ऐसे 25 कॉमन लेके डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, वो गलत सोच रहे हैं। अब आप खुद सोचो ना, 7 इंटू 9 4 इंटू 4 6 इंटू 1 3 इंटू 6 5 इंटू 11, उसमें से आप प्रपोज कर रहे हो कि आप 25 कॉमन ले लोगे और इंटू आप इसका सम अप कर दोगे, तो 25 कैसे कॉमन थोड़ी है उसके अंदर में कि आप कॉमन बाहर ले लोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? बताओ एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स ये वाला कॉलम का एंट्री समझ में आया सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। और इसका सम टोटल वाला पार्ट भी समझ में आ गया कि भाई इसको टोटल कर दिया, बस इसको जोड़ दिया, जोड़ के ये आ गया। बोलो हाँ या ना। ओके, तो अब लास्टली रिक्वायर्ड मीन डेविएशन अबाउट मीन।
सिंस इस डेटा में फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है मेरे को, तो फॉर्मूला तो ये वाला यूज होना चाहिए कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू डेविएशन डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। दोनों पार्ट का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है। ऊपर वाले का वैल्यू आया है 158 और नीचे वाले का वैल्यू आया है 25। ठीक है, तो इन दोनों का डिवीजन करना होगा। फाइनल आंसर इज 6.32। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्या ये सोल्यूशन क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी 7 को देखेंगे। देखो यहाँ पर कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। पिछले बार मीन पे था, इस बार फिर से मीडियन पे आ गया है फॉर द डेटा इन एक्सरसाइजेस 7 एंड 8। तो इस बार वही है कि ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम टैकल तो कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि टैकल नहीं किया है, लेकिन टैकल जो किया है वो दूसरे टाइप के डेटा के लिए किया है। यहाँ पे डेटा का टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, ये फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है और इसमें हम लोग को निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो वापस से कोई खास बात नहीं, निकालने के लिए पहले तो हम लोग को वही है कि मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी इसके अंदर में देखो, जो भी डेटा टाइप दिया हुआ है उसको मैं वापस से सोच रहा हूँ कि कॉलम वाइज ही टैकल करूंगा। ठीक है, कि मतलब एक टेबल टाइप बना लेंगे कुछ और फिर टैकल करेंगे। तो सोल्यूशन ध्यान से सुनना। जो एक्स का ऑब्जर्वेशन है वो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स आई, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ आई। तो हियर आई कैन सी द एक्सरसाइज आर 5, 7, 9, 10, 12 एंड 15। These are my exercise। ठीक है, और इनका जो करस्पॉन्डिंग एफ आई है उसको भी लिख लेते हैं। 5 का एफ आई है मेरे पास में 8, 7 का मेरे पास में एफ आई है 6, 9 का एफ आई है 2, 10 का भी है 2, 12 का भी है 2 और 15 का है 6। These are xi and fi, given xi and given fi। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि यहाँ पर हम लोग को मीडियन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। क्या हम ऐसा सोचे कि देर आर ओनली 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन का मतलब होगा कि 6/2th प्लस उसके बाद वाला यानी कि 4th डिवाइडेड बाय 2, ये होना चाहिए मीडियन का वैल्यू, कि ये नहीं होना चाहिए? बताओ एक बार। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत सारा ऑब्जर्वेशन। करेक्ट। मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन को यदि थोड़ा आप ध्यान से सोचो इस पूरे सिचुएशन को, तो आपको समझ में आएगा कि जो एक्चुअल डेटा रहा होगा 5 का फ्रीक्वेंसी 8 होने का मतलब है कि उसमें 5 5 बार लिखा हुआ, मतलब 8 बार लिखा हुआ होगा। 5 5 5 5 ऐसा कर करके 8 बार लिखा हुआ होगा। ये जो 7 का फ्रीक्वेंसी 6 है, ये 7 6 बार लिखा हुआ होगा ऐसे कर करके आगे। फिर सिमिलरली 9 2 बार लिखा हुआ होगा। फिर सिमिलरली 10 2 बार लिखा हुआ होगा। फिर सिमिलरली 12 2 बार लिखा हुआ होगा। ठीक है, और ऐसे कर करके 15 भी 6 बार लिखा हुआ होगा। तो इस डेटा में सिर्फ यही लोग ऑब्जर्वेशन नहीं है, इस पूरे इंफॉर्मेशन का मतलब है कि डेटा के अंदर में 5 हैज बीन रिटन 8 टाइम्स, 7 हैज बीन रिटन 6 टाइम्स, 9 2 टाइम्स एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर वो तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल समेशन एफ आई। जोड़ के देखो कितना आता है, तो 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 2 20 और 6 26। ठीक है, तो टोटल समेशन जो है वो मेरे हिसाब से 26 होना चाहिए। बोलो फील आ रहा है, नहीं फील आ रहा स्टूडेंट्स? हाँ सर। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर में, क्या वो हम कह सकते हैं कि 26 है? बोलो हाँ या ना। द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 26। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 26। ओके, तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 26 है तो ये वापस से एक इवन नंबर है। इस केस में मीडियन विल बी इक्वल टू 26/2th ऑब्जर्वेशन और उसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो 26/2 मेरे ख्याल में 13 हो जाएगा, तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा 14th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इन दोनों का होना चाहिए एवरेज।
अब 26/2 का मतलब हो गया 13th ऑब्जर्वेशन प्लस 14th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो आप इस डेटा को देखो और मेरे को बताओ कि 13th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा और 14th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा इस डेटा के हिसाब से। बोलो, सोचना थोड़ा सा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अगर इमेजिन करोगे तो 5 कितने बार लिखा हुआ होगा? 8 बार। बोलो स्टूडेंट्स, हाँ या ना? हाँ सर। फिर लगातार 6 बार क्या लिखा हुआ होगा? 7। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ये 6 बार जो लिखा हुआ होगा तो इसके एंड में कितना पॉइंट कवर हो गया होगा, कितना पोजीशन कवर हो गया होगा? 14 शायद, 8 + 6 हाँ सर। क्या? हाँ सर। तो 13th और 14th पोजीशन में कौन लिखा हुआ होगा? 7 ही लिखा हुआ होगा शायद। क्या बोलते हो? हाँ सर। तो इसीलिए 13th ऑब्जर्वेशन भी इस डेटा के हिसाब से 7 ही होगा, 14th ऑब्जर्वेशन भी 7 ही होगा। इनका एवरेज अल्टीमेटली 7 ही निकलेगा। बोलो मीडियन का वैल्यू आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो मीडियन आ गया मेरा 7। अब नेक्स्ट क्या है कि वही वाला बात, अब मीडियन का भी मेरे को वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये वाला देखो, इसका मैंने 2 ही फॉर्मूला बताया आप लोग को, एक ठो ये वाला और एक ठो ये वाला। अभी ये फॉर्मूला ऊपर वाला जो ये फॉर्मूला है ये यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे डेटा में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए यू कैन क्लियरली सी कि ऊपर मेरे को क्या चाहिए? ऊपर मेरे को चाहिए फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन का प्रोडक्ट, और उसका मेरे को करना है समेशन, और उसको मेरे को डिवाइड करना है समेशन fi से। ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे बनाए हुए टेबल में एक कॉलम में इसका बनाऊंगा और एक कॉलम में ये वाले प्रोडक्ट का बनाऊंगा, क्योंकि fi का कॉलम तो ऑलरेडी है वहां पर। ठीक है? और उसका फिर सम टोटल करूंगा डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, मेरा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच। ओके, तो आ जाओ अपने सवाल पर आ जाते हैं। ये रहा सवाल भाई, ये दिया हुआ मेरे को एक्स आई वैक्साई सब कुछ। अब यहाँ पर मैं 2 कॉलम और नया अटैच करूंगा। एक कॉलम डेविएशन के लिए, एक्स बार नहीं एम हो जाएगा इस बार, एम ई इसका मॉडुलस, और एक कॉलम में नया अटैच करूंगा फ्रीक्वेंसी और इसके प्रोडक्ट के लिए। ठीक है? तो ये हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम ई, ये वाला। ठीक है? तो पहले तो बताओ डेविएशन क्या होगा? आपके मीडियन का वैल्यू आया है 7 और आपका पहला ऑब्जर्वेशन है 5, तो बोलो क्या होगा डेविएशन? 2। बोलो हाँ या ना? पहला 2 होगा, 2 दूसरा होगा, 0 होगा, 0, नेक्स्ट वाला फिर से 2, उसके नेक्स्ट वाला 3, 2 उसके नेक्स्ट वाला 3 5 8 5 और उसके नेक्स्ट वाला 8। 5 8। 8 क्लियर है यहाँ तक? अब आपको करना है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी का और इस डेविएशन का प्रोडक्ट। तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। 6 इंटू 0 0, 2 2 इज द 4, फिर 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 5 10 और 48। ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। बोलो स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब समेशन एफ आई इंटू ये वाला मीडियन, बताओ इसका सम टोटल कितना होगा इस वाले कॉलम का? 84। 84। 84 करेक्ट। और समेशन एफ आई ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। ठीक है ना? तो इसीलिए अभी मैं सीधा रिक्वायर्ड आंसर बोल रहा हूँ, अब मैं वो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल टू समेशन एफ आई टाइम्स ऑफ एक्स आई माइनस एम ई, यानी कि मीडियन, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, तो विच इज नथिंग बट 84/26। सो दिस इज इक्वल टू 84/26। सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा? 3.23। 3.23। 3.23। बोलो कैलकुलेट करना आया समझ कि नहीं आया समझ, कि अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? आ गया सर। स्टूडेंट आ गया? ओके ऑलराइट, ठीक है। तब फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी जो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उसको अगले क्लास कवर करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बेटा।
थैंक यू सर। वेलकम। Hi.